हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो काफी दिनों के बाद आज हमारा लेक्चर हो रहा है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। बीच में थोड़ा सा गैप आ गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीटेक फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो कॉमन टू ऑल ब्रांच होता है। सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स एक जैसा सिलेबस पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ब्रांच वाइज सिलेबस होता है। अलग अलग ब्रांच के अंदर अलग अलग सिलेबस चल रहा होता है। सीएस का अलग होता है, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का। तो क्या होता है कि नंबर ऑफ फैकल्टीज भी ज्यादा चाहिए होती हैं, तो फैकल्टीज को अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगा है, बिजी हो गए थे थोड़ा सा। और अब हमारे जो सेकेंडरी कोर्सेज हैं वो भी ट्रैक पे आ चुके हैं। और अब मैं आपकी जो यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। और बीच में थोड़ा सा काउंसलिंग भी आ गई थी बीटेक फर्स्ट ईयर की एकेटिव की, जिसकी वजह से थोड़ा सा और बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया था। तो आज हमारा यूनिट नंबर 5 का यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। और मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से कि हमारा जो सिलेबस चल रहा है एप्लीकेशन के अंदर, उसके अंदर जब आप एंटर करते हैं तो 2022-23 और 23-24 का दो फोल्डर आपको मिल रहे होते हैं। अगर फंडामेंटल, जैसा कि मेरे बात होती है या हम फीडबैक ले रहे हैं स्टूडेंट्स से, बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करके बताते हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला, तो 22-23 का उन्होंने सिलेबस पढ़ लिया है और 2 यूनिट 3 यूनिट तक कवर कर लिया है ना। तो अब जो ये मैं लेक्चर्स बना रहा हूं फिर से, इनको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो कंटेंट है 2022-23 और 23-24 में कंटेंट में कोई फर्क रहने वाला नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि 2022-23 में जो हमारा कंटेंट मैकेनिकल का पड़ा हुआ है बस वो 6 महीने पुराना है, और बाकी ये लेक्चर्स में अभी बना रहा हूं, बस इतना फर्क है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सेम सिलेबस है। 2022-23 और 23-24 का सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, ये हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं। तो मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, अगर आपने यूनिट 1 2 3 4 5 में से कोई से भी यूनिट अगर आपने पढ़ ली है 2022-23 वाले फोल्डर से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको देखने की जरूरत अब नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर दोबारा से पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को टाइम मिल गया है, अब मैं इसको कंप्लीट बहुत जल्दी करा दूंगा। ठीक है, चलो। तो अब क्योंकि काफी टाइम हो गया, इसको मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं कि यूनिट नंबर 1 का जो सिलेबस है, एक बार सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे फर्स्ट 4 लेक्चर्स में हो चुके हैं। जैसे हमने बात करी थी कि फोर्स क्या होता है, फोर्स मोमेंट क्या होता है, कपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी एंड वेरिगनेंस थ्योरम, ये हमारा कवर हो चुका है। देन रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स के फोर्स सिस्टम होते हैं, कॉनकरंट, नॉन कॉनकरंट, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, ये भी हम देख चुके हैं। और आज जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है उसमें हम देखने वाले हैं कि बीम क्या होती है, बीम की डेफिनेशन देखेंगे। देन बीम जो है वो उस पर सपोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं, तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स की बात करेंगे। ये एकेटिव का सिलेबस आप देख रहे हैं यूनिट नंबर 1 का। अब टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स में एक तो हिंज सपोर्ट आती है, रोलर सपोर्ट आती है, एक सपोर्ट ये भूल गए हैं, फिक्स सपोर्ट, है ना। क्योंकि जब ये 2 सपोर्ट आ रही है तो उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, वो भी आएगी, वो भी पढ़ेंगे। ये मुझे लग रहा कॉपी पेस्ट करने में भूल गए होंगे। देन टाइप्स ऑफ लोड्स की बात करेंगे, पॉइंट लोड, यूडीएल और यूवीएल। इसके साथ एक मोमेंट भी आता है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टारगेट रहने वाला है। एक बार आप यहां पर देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है कि आज का जो टारगेट है लेक्चर नंबर 5 का, बीम क्या होती है इसको देखेंगे, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड टाइप्स ऑफ लोड्स, इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं यहां पर लिख देता हूं। टाइप्स ऑफ लोड भी हम कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ लोड्स। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं। चलो, अब यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज बीम। देखो भाई, बीम क्या होती है, जितने भी ब्रिजेस होते हैं, पुल होते हैं, या जो आपका कंस्ट्रक्शन होता है, आपके घरों में भी क्या लगी हुई है, बीम लगी हुई है। तो बीम क्या करती है, लोड को कैरी करती है। बीम को डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। जैसे आप इस पेन को ऑब्जर्व करो, इस पेन की कितनी डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है। कितनी डायमेंशन है, 2, है ना। यहां पर अगर मैं बनाऊं इसको, इस पेन की कितनी डायमेंशन देख पा रहे हो, एक तो ये इसकी लेंथ है और दूसरा इसका डायमीटर है ना। जैसे इसकी ये, जैसे आप बॉटल देखो जरा, है ना, मान लो ये कोई सीमेंट की या लोहे की, कंक्रीट की बनी हुई है, तो इसकी लेंथ हो गई और ये इसका डायमीटर हो गया। इस बॉटल का ये क्या हो गया, डायमीटर। तो कितने डायमेंशन है यहाँ पर, 2 डायमेंशन है। जैसे पेन में है ना, पेन को मान लो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है कुछ इस तरह से। अब इसको आप इसके अंदर क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि भाई इस पेन की जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू डायमीटर। कितने डायमेंशन है, 2। एक डायमेंशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू रिमेनिंग डायमेंशन। तो जैसे आप ऐसा समझो इसको, ये कोई एक
बीम में एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, क्या है ये, एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसकी लेंथ या ऐसे कह लो कि जिसकी ये वाली डायमेंशन काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस डायमेंशन। भाई इसका डायमीटर बहुत कम है, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, तो लेंथ डायमीटर से बहुत ज्यादा है। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर, ध्यान समझना, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर जिसकी एक डायमेंशन, जिसकी वन डायमेंशन बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिमेनिंग लेटरल डायमेंशंस, वही लिखा हुआ है यहां पे। तो बीम इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल मेंबर, ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है हुज वन डायमेंशन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू अदर लेटरल डायमेंशन। अब ये लेटरल डायमेंशन क्या होता है, ये वर्ड जो है इसको पकड़ना होगा आपको। किसी भी डेफिनेशन के अंदर एक या दो कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को आपने समझना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसकी एक डायमेंशन बाकी की जो लेटरल डायमेंशंस हैं उनसे काफी ज्यादा होती है। ये लेटरल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ये लेटरल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। जैसे ये है इसकी एक डायमेंशन लेंथ, तो ये जो डायमीटर है ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर है। बोलो यस और नो, ये डायमीटर क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर है ना। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इस एक्सिस को आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी बोल सकते हो, ये बाद में काम आएगा, ध्यान समझना। इसको क्या बोल सकते हो, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस भी बोल सकते हो। अब ये जो इसकी परपेंडिकुलर वाली है इसको क्या बोलोगे, लेटरल, क्या बोलोगे, लेटरल। अब यहां पर अगर इस बॉटल की आप बात करें तो इसमें कितने डायमेंशंस हैं, दो, एक तो लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी परपेंडिकुलर यानी कि लेटरल। कौन सी, लेटरल, या इसको आप ट्रांसवर्स भी कह सकते हैं। लेटरल का मतलब ट्रांसवर्स भी होता है, ट्रांसवर्स, ठीक है ना, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जरूरी है कि बीम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की हो, जैसे ये बॉटल का क्रॉस सेक्शन है, ये कैसा क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर। भाई बीम जो है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की भी हो सकती है, ध्यान से समझो जरा, बीम जो है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की भी हो सकती है, और इस तरह से रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की भी हो सकती है, और बीम जो है वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की भी हो सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये देखो जरा, बीम का जो क्रॉस सेक्शन है, बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है, और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है। अगर बीम का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, जैसे कि ये बॉटल है, तो इसमें कितनी डायमेंशंस हैं, दो, एक इसकी लेंथ, एक इसकी लेंथ और दूसरी इसकी डायमीटर या रेडियस, दो ही डायमेंशन है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉटल की यानी कि जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बीम है, अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बीम है तो इसकी एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी और लेटरल डायमेंशन कितनी होंगी, केवल एक होगी, डायमीटर। लेकिन अगर ऐसा क्रॉस सेक्शन हुआ इस बीम का, इस बीम का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अगर हुआ तो कितनी डायमेंशंस होंगी, तीन। बोलो यस और नो, ऐसे बनेगी ना, लाइक दिस, इस तरह से। तो इसमें कितनी हो जाएंगी, एक लेंथ हो जाएगी जो कि क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी या लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन होगी, और बाकी दो बच जाएंगी उसकी, है ना, एक ये बच जाएगी दिस वन, और एक ये वाली बचेगी। तो अगर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की बॉडी है, मतलब रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की कोई बीम है, तो उसमें होगी एक लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन और बाकी दो हो जाएंगे उसकी लेटरल, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन 2 नंबर की आती नहीं है जनरली, लेकिन क्योंकि हम बीम पढ़ रहे हैं तो बीम की डेफिनेशन तो हमको कम से कम आनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो बीम होती है, ये जो बीम आप देख रहे हो, जो पुल में, ब्रिजेस में लगी रहती हैं, इतनी बड़ी बड़ी बीम लगी रहती है, आप घर में भी देखोगे तो छत में आपको दिख जाएंगी, उसके ऊपर ही तो लोड है, ये जो पूरा लिंटर का लोड है बीम के ऊपर ही तो रहता है, यस और नो। तो बीम को भी रोकने के लिए अब ये बीम हवा में तो रुकेगी नहीं, ये जो बीम आप देख रहे हो ये हवा में थोड़ी नहीं रुक जाएगी, इसको भी क्या चाहिए होंगी, सपोर्ट चाहिए होंगी। नीचे से कॉलम लगाते हो कि नहीं, तो इस पर क्या लगी रहेंगी, यहाँ पर सपोर्ट्स लगती हैं, तो यहाँ पर ऐसे करके सपोर्ट्स लगेंगी लाइक दिस, है ना, इस तरह से। तो अब ये हम समझेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में कि जो सपोर्ट्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, ये सिलेबस में लिखा हुआ है आपका, यहां से क्वेश्चन बन सकता है ना। तो रोलर सपोर्ट फर्स्ट वन, द सेकंड वन इज हिंज सपोर्ट जिसको हम पिन सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, एंड द थर्ड वन इज फिक्स्ड सपोर्ट जिसको हम बिल्ट इन सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 सपोर्ट्स के नाम आपको याद हो जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 देखेंगे, रोलर तीनों सपोर्ट्स को डिफाइन करेंगे और समझेंगे कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना कि जब आपको सपोर्ट्स की बात हो रही है तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी सपोर्ट पे
कितनी नंबर ऑफ रिएक्शंस डेवलप होती हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ ही सकता है, लेकिन जब हम आगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में, अगले 2 लेक्चर में, ये 5वां लेक्चर चल रहा है, लेक्चर नंबर 6 और 7 में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वहां पर आपको ये लेक्चर्स आज का एक बेसिक लेक्चर का काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट जो आज मैं समझाने वाला हूं, ये कॉन्सेप्ट्स आगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो देखते हैं। फर्स्ट वन इज रोलर सपोर्ट। सबसे पहले ये देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रोलर सपोर्ट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। जैसे ये कोई एक बीम है, रोलर सपोर्ट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस। एक यहां पर आपने रोलर लगा दिया, बोल दीजिए कि पॉइंट है ए, ये पॉइंट ए है। इस तरह से हम क्या करते हैं, रोलर सपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक और तरीका है, कई बार आपको बुक में कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, आपके जो कॉलेज के टीचर हैं वो कई बार ऐसा डायग्राम भी बना रहे होंगे। तो ये दोनों जो हैं रोलर सपोर्ट को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है आपका बी और इस पर लोड लगा दो। अब लोड क्या होता है आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी लेक्चर में देखेंगे आगे चल करके, है ना। अब आपको ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट ये है यहां पे कि ये जो रोलर सपोर्ट होती है, इस रोलर सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस डेवलप हो सकती हैं। रिएक्शन का मतलब समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप बताना कि ये जहां पर कोई सरफेस है, यहां पर ये पेन रखा हुआ है, मैंने इस पेन के ऊपर ऐसे फोर्स लगाया और ये पेन आगे की तरफ मूव कर गया, यानी कि मोशन में आ गया, तो क्या कोई रिएक्शन डेवलप हो रही होगी? नो। क्योंकि अगर मैं इस पेन के ऊपर, क्योंकि मैं पेन के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं और ये पेन मोशन में जा रहा है, तो कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। अब देखो जरा, इस पेन के ऊपर मैं ऊपर से अगर फोर्स लगाता हूं तो ये पेन नीचे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि हैंड ने क्या कर रखा है, इसको रोक रखा है। तो इस डायरेक्शन में क्योंकि पेन का मूवमेंट नहीं है, पेन का मोशन नहीं है, तो रिएक्शन डेवलप होगी। जैसे ये वॉल है, दीवार है, इस दीवार पे मैंने फोर्स लगाया और ये दीवार आगे मूव नहीं करी, ये दीवार मोशन में नहीं आई, इसका मतलब इस दीवार ने मेरे ऊपर क्या लगाया है, एक रिएक्शन लगाया, रिएक्शन आएगी। अगर मैं इस दीवार के ऊपर फोर्स लगाऊंगा और ये दीवार आगे खिसक जाएगी, तो कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन कब डेवलप होगी, जब मोशन रुकेगी, जब मोशन रेस्ट्रिक्टेड होगा। तो जिस डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल नहीं है, मोशन रुक रहा है, मोशन रेस्ट्रिक्टेड है, तो वहां पर रिएक्शन डेवलप होगी। अब आप ये देख सकते हैं कि जो रोलर सपोर्ट है, तो कौन से डायरेक्शन में यहां पर रिएक्शन डेवलप होने वाली है, यहां पर मैं दिखा देता हूं इसको। इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं यहां पे, लाइक दिस। ये पॉइंट आपका ए है एंड दिस पॉइंट इज बी। ए पर भी एक रोलर सपोर्ट है, बी पर भी एक रोलर सपोर्ट है, बोलो यस और नो। यहां पर एक लोड लगा हुआ है W। अब आपको ये सपोर्ट को हटा देना है और रिएक्शन आएगी सपोर्ट की वजह से, लेकिन रिएक्शन आपने इस सपोर्ट को रिमूव करना है, इस सपोर्ट को रिमूव करना है, तो रिएक्शंस आएंगी। कितनी रिएक्शंस आएंगी, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, कितनी रिएक्शंस आएंगी और क्यों आएंगी, है ना। तो देखो जरा, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो बीम है, ये तो रोलर है, बीम पर आप ऐसे लोड लगाओगे, बीम पर अगर आपने मान लो ऐसे लोड लगा दिया लाइक दिस, तो ये बीम तो इधर खिसक जाएगी। आपने बीम पर ऐसे लोड लगा दिया तो ये बीम तो उधर खिसक जाएगी, इस क्योंकि ये तो रोलर है। भाई रोलर के ऊपर क्या होगा, जैसे मान लो ये है, ये रोलर है, इसके ऊपर आपने बीम रख दी, तो आप इसमें फोर्स लगाओगे तो रोलर है ना, तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन होती है आपकी, हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक्सियल डायरेक्शन। एक्सियल, ये कौन सी है, एक्सियल, हॉरिजॉन्टल। कोई भी रिएक्शन डेवलप नहीं होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्सियल डायरेक्शन में क्या है, मोशन अलाउड है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगी, है ना। तो यहां पर लिखा हुआ है कि एक्सियल मोशन इज परमिटेड, इसका मतलब कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, ये तो रोटेट भी कर सकता है, ये तो रोटेट भी कर सकता है, इसलिए जो रोटेशन है वो भी अलाउड है। ये रोटेशन को रोक नहीं सकता है, रोलर लगा हुआ है यहाँ पे, तो रोटेशन इज ऑल्सो परमिटेड, कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। ओनली वर्टिकल मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड। लेकिन जब आप इस पर लोड लगा रहे हो तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि नीचे सपोर्ट लगी हुई है, तो ये नीचे नहीं जाएगी, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोशन पॉसिबल नहीं है। ये बीम वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं जा सकती, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप होगी। तो यहां पर कितनी रिएक्शन डेवलप होंगी, केवल एक, कौन से डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ये रिमूव कर दिया, यहां से
पॉइंट ए से आपने जब रिएक्शन सपोर्ट हटाई तो यहाँ पर एक रिएक्शन आएगी, ये भी तो रोलर सपोर्ट है तो यहाँ भी एक रिएक्शन आएगी। अब ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल, तो हम क्या लिखेंगे आर ए, आर का मतलब क्या है रिएक्शन और ए का मतलब है कि ये पॉइंट ए पर लगी हुई है। सपोर्ट कहां पर थी, ए पर, तो रिएक्शन भी कहां आएगी, ए पर, वर्टिकल डायरेक्शन में। यहां पर ये पॉइंट बी है तो इसको क्या लिखोगे आर बी, आर का मतलब रिएक्शन, बी का मतलब पॉइंट बी पर है और ये वर्टिकल डायरेक्शन में है तो आप इसको आर ए वी लिख सकते हो और इसको बी वी लिख सकते हो। ये भी वर्टिकल, वी मतलब वर्टिकल, वी मतलब वर्टिकल। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ रिएक्शंस डेवलप होंगी वो 1 होंगी, ओनली 1 रिएक्शन कैन बी डेवलप एट द रोलर सपोर्ट, इन विच डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। अब आप ये बात खोपड़ी में बहुत ही सही तरीके से घुसा लीजिए कि जब भी न्यूमेरिकल में आपको रोलर सपोर्ट दिखाई देगी या तो ऐसे बनी होगी या फिर ऐसे बनी होगी तो समझ जाना कि यार एक ही रिएक्शन आने वाली है। कितनी रिएक्शन आएंगी, केवल एक रिएक्शन डेवलप होगी वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में। बस इतनी बात याद रखनी है, इससे ज्यादा नहीं रखनी है। आगे बढ़ें, इसमें कोई डाउट अब नहीं बचा होगा आपका। नेक्स्ट है आपका पिन या हिंज सपोर्ट। पिन या हिंज सपोर्ट, पिन लगा देते हैं, जैसे ऐसे समझो, इसको डायग्राम से समझाते हैं क्योंकि अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ गया कि यार ये बताओ हिंज सपोर्ट क्या होती है, रोलर सपोर्ट क्या होती है, तो डायग्राम बना करके ही आपको हर चीज को समझाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो हिंज सपोर्ट है या पिन सपोर्ट है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, इस तरह से बनाते हैं लाइक दिस। तो यहां पर आपने क्या कर दिया, एक पिन लगा दी, तो ये हो गई हमारी पॉइंट ए पर हिंज सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट है, दिस इज हिंज सपोर्ट। और अभी हम पढ़ के आए हैं रोलर सपोर्ट, एक यहां पर रोलर सपोर्ट लगा देते हैं लाइक दिस। ये पॉइंट बी पर हमने लगा दी है रोलर सपोर्ट। कौन सी सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट, ओके। और एक यहां पर लोड भी दिखा दो बीम पर, W, W इज द लोड। नाउ तो रोलर सपोर्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है और हिंज सपोर्ट को रिएक्शन रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। तो ये तो हम सीख चुके हैं, ये तो हम सीख चुके हैं कि जो रोलर सपोर्ट है उस पर तो केवल एक रिएक्शन आएगी, तो लिख दें यहां पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर इस पॉइंट बी पर एक रिएक्शन आएगी केवल और केवल वर्टिकल डायरेक्शन में, ये पॉइंट बी है और एक यहां से रिएक्शन आ जाएगी आर बी, और कौन सी डायरेक्शन में आएगी, वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी। ये हम बता चुके हैं पहले, रोलर सपोर्ट है बी पर, सपोर्ट हटा दो तो एक रिएक्शन आ जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पिन सपोर्ट और हिंज सपोर्ट। एक बात बताओ, आपने यहां पर एक पिन लगा दी तो ये बीम क्या एक्सियल डायरेक्शन में, ऐसा समझो कि ये है, ऐसे समझो कुछ इसको, जैसे ये कोई सरफेस है, आपने इसको रखा और इसमें होल करो और ऐसे पिन डाल दो, ऐसे पिन डाल दो। अब ये जो है क्या ऐसे मूव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना। इसका मतलब एक्सियल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्सियल यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो पा रहा है। और जिस डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा, मोशन रुक चुका है, रेस्ट्रिक्ट हो चुका है, तो उस डायरेक्शन में क्या होगी, रिएक्शन डेवलप होगी। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां पर पॉइंट ए जो है, पॉइंट जो ए आप देख रहे हैं यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रिएक्शन डेवलप होगी इस बार, जबकि रोलर सपोर्ट पे नहीं हुई थी। बोलो यस और नो। हाँ भाई चिपक जा, यस। तो यहां पर आर मतलब रिएक्शन, ए मतलब पॉइंट ए पर है, एच मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि एक्सियल डायरेक्शन में है। क्या इस पर वर्टिकल मोशन अलाउड है, नहीं है। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक रिएक्शन आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक रिएक्शन आएगी और इसको क्या बोलोगे, आर ए बी। यहां पर दो रिएक्शन डेवलप हुई बिकॉज इट इज हिंज सपोर्ट, इट इज रोलर सपोर्ट। यहां पर एक पिन लगी हुई है तो ये बीम ना तो ऐसे जा सकती है इसकी वजह से, पिन की वजह से, ना ऊपर नीचे मूव कर सकती है, तो दो डायरेक्शन में मोशन अलाउड नहीं है। इसलिए दो रिएक्शन यहां पर डेवलप हो रही है, आर ए एच, आर ए वी, ये दो रिएक्शन डेवलप होंगी। क्या यहां पर मोमेंट रुक सकता है, क्या ये रोटेशन रोक सकते हो, नहीं रोक सकते ना। जैसे आपने यहां पर इसको रखा, पिन लगा दी, लेकिन पिन लगाने से ये तो घूमती रहेगी ना, ये तो रुकेगी नहीं, तो रोटेशन इज ऑल्सो अलाउड। तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं आएगी किसमें, रोटेशन वाली जो रिएक्शन है, मोमेंट रिएक्शन नहीं आएगी, केवल दो रिएक्शन आएंगी। तो यहां पर आप देखो, वर्टिकल मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड तो एक रिएक्शन आ जाएगी, एक्सियल मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड एक रिएक्शन यहां पे आ जाएगी, एंड रोटेशन इज परमिटेड मतलब रिएक्शन नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है हिंज सपोर्ट यानी कि पिन सपोर्ट पे मैक्सिमम 2 रिएक्शंस कैन बी डेवलप। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस इक्वल टू 2, कौन कौन सी, आर ए बी और आर ए एच। अगर पॉइंट ए पे हमने लगाया हुआ है आर ए बी
आर ए बी वर्टिकल डायरेक्शन में, आर ए एच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 2 रिएक्शन। अब न्यूमेरिकल में आपसे पूछेगा कि यार ऐसा करके कुछ क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू भी दे सकता है, आर ए एच आर ए बी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी आपको आने वाले टाइम में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उसको, डू नॉट वरी अबाउट दैट। लेकिन इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, आपको याद आ रहा होगा हमने एक फोर्स पढ़ाया था, आपने हमने बताया था आपको कि अगर 2 फोर्सेस हैं, एक P है और दूसरा फोर्स Q है, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, इस P और Q 2 फोर्स हैं, इनका रिजल्टेंट कितना आया था, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। आपको अगर ध्यान आ रहा हो, और इसमें मैंने स्पेशल केस बताए थे आपको, अगर ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 90, एक केस ये भी था, उसमें से कई केस मैंने आपको बताए थे, उनमें से एक केस था अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 90, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q, दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब आप इसमें cos 90 रखेंगे तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, और आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ऐसे कुछ था। तो एक बात बताओ, यहां भी तो ये फोर्स ही है ना, रिएक्शन फोर्स है, तो ये आर ए बी और आर ए एच ये तो 90 डिग्री पे है, ये एंगल कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू 90। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आर ए एच आर ए बी का जो रिजल्टेंट है, क्या वो कुछ ऐसा ही दिखेगा जैसे यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, ऐसे यहां पर अगर आप इस पॉइंट ए पर रिजल्टेंट रिएक्शन निकालना चाहते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू आर ए से लिखेंगे सॉरी आर ए पर कितनी रिएक्शन आएगी ओवरऑल, दैट विल बी इक्वल टू आर ए एच का स्क्वायर प्लस आर ए वी का स्क्वायर, बोलो यस और नो। इस पर जो ओवरऑल रिएक्शन आएगी वो ये आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर इन दोनों रिएक्शंस का, मतलब इन दोनों रिएक्शंस का अगर आप रिजल्टेंट चाहते हो तो वो कितना आ जाएगा, अल्फा से अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, है ना, तो वो हो जाएगा आपका tan इनवर्स आर ए वी अपॉन आर ए एच। इस फॉर्मूले से आप इस रिजल्टेंट का क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द पिन सपोर्ट। अब ये पिन सपोर्ट का अगर आप रियल एग्जांपल देखना चाहते हो तो इस तरह के आपने कंस्ट्रक्शन में देखा होगा, ब्रिज वगैरह में, जहां पर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन जहां पे होता है, पुल वगैरह आपने देखे होंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हिंज सपोर्ट लगी हुई है, पिन लगी हुई है ना, तो ये पिन लगी हुई यहाँ पे, तो वर्टिकल मोशन भी अलाउड नहीं है और हॉरिजॉन्टल मोशन भी अलाउड नहीं है, क्योंकि जो पिन लगी हुई है ये है बीम है ना, ये बीम है, तो ये बीम ना तो ऐसे जा सकती है क्योंकि पिन लगी हुई है, ना ही ये ऐसे जा सकती है, तो इसलिए 2 रिएक्शन यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। लेकिन ये रोटेट कर सकती है, क्योंकि ये क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है, ऐसे ये रोटेट कर सकती है, ऐसे ऐसे, तो इसलिए रोटेट ऐसे कर जाएगी, तो इसलिए मोमेंट रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। तो आपको नेक्स्ट मूव करते हैं, द थर्ड वन इज फिक्स सपोर्ट, जिसको हम बिल्ट इन सपोर्ट भी कह सकते हैं, बिल्ट इन सपोर्ट, ठीक है ना, बिल्ट इन सपोर्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करा जाता है, लाइक दिस, इस तरह से, लाइक दिस। मान लो यहां पर एक लोड लगा देते हैं W, ओके, ये है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। मान लो ये पॉइंट कौन सा है, इसको हम मानते हैं पॉइंट ए। नाउ अब इस पर कितनी रिएक्शंस डेवलप होंगी, इस पॉइंट ए पर जहां पर ये फिक्स सपोर्ट लगी हुई है, द हाउ मेनी रिएक्शंस कैन बी डेवलप। तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना चाहें तो कुछ ऐसे ही बनेगा। ये पॉइंट कौन सा है आपका, दिस पॉइंट इज ए। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसका अगर आप ये देखेंगे एग्जांपल दिस वन है ना, ये कौन सा सपोर्ट, ये कौन सा सपोर्ट है यहाँ पे, दिस इज द फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट मतलब आपने क्या करा, कोई बीम ली और यहाँ पर वॉल में इस तरह से वेल्ड कर दिया या नट बोल्ट लगा दिए, तो ये तो फिक्स हो गई। अब ये बीम क्या हो गई, ये बीम हो गई फिक्स, ना तो ये नीचे ऊपर जा सकती, ना हॉरिजॉन्टल, ना तो वर्टिकल मोशन अलाउड है, ना हॉरिजॉन्टल मोशन अलाउड है, और ना ही अब ये रोटेट कर सकती, ये रोटेट भी नहीं कर पाएगी। इसका मतलब मोमेंट रिएक्शन भी यहाँ पे आएगी। तो 3 रिएक्शन यहाँ पर डेवलप होने वाली हैं। हाउ मेनी रिएक्शंस, 3 रिएक्शंस विल बी डेवलप्ड। देखो जरा ध्यान से, पॉइंट ए पर एक तो हॉरिजॉन्टल, एक तो कौन सी आएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी, दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी, और तीसरा यहाँ पर एक मोमेंट रिएक्शन भी देखने के लिए आपको मिलेगा। तो इसको आपने क्या बोलते हो, इसको क्या बोलोगे, आर ए एच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको आपने बोला आर ए वी वर्टिकल डायरेक्शन में, और इसको आपने बोल दिया मोमेंट, पॉइंट ए पर कितना मोमेंट आ रहा है। तो कितनी रिएक्शंस आ गई यहाँ पर, 3।
वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और मोमेंट रिएक्शन। तो आपको ये याद होना चाहिए। देखो जरा फिक्स सपोर्ट पे वर्टिकल मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड, एक रिएक्शन आएगी। एक्सियल मोशन हॉरिजॉन्टल इज रेस्ट्रिक्टेड, एक रिएक्शन और आएगी। रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, रुका हुआ है इस बार, रोटेशन भी अलाउड नहीं है, एक रिएक्शन आएगी। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितने आ जाएगी? 3, वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक जेड डायरेक्शन में, जेड एक्स वाई प्लेन में एक क्या आ जाएगी? मोमेंट रिएक्शन आ जाएगी। अब आपको ये याद हो जाना चाहिए कि मतलब जो रिएक्शंस आती हैं, नंबर ऑफ रिएक्शंस हमको कैसे पता लगेगा? नंबर ऑफ रिएक्शन किसी भी सपोर्ट्स पर, नंबर ऑफ रिएक्शंस किसके बराबर होती हैं? नंबर ऑफ मोशन, नंबर ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्टेड। जिस डायरेक्शन में मोशन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, उतनी नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या होंगी? डेवलप हो जाएंगी। तो लेट मी कंक्लूड कि भाई रोलर सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन आई थी? रोलर सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन आई थी? एक वर्टिकल डायरेक्शन में। हिंज सपोर्ट यानी कि पिन सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन आएंगी? 2, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और फिक्स सपोर्ट की जब बात होगी तो याद रखना 3 रिएक्शंस विल बी डेवलप्ड, 3 रिएक्शन मैक्सिमम डेवलप हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट रिएक्शन। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं। जैसा कि मैंने यहां पर डायग्राम बनाया था कि यहां पर एक बीम है, यहां पर एक हिंज सपोर्ट लगी है, एक रोलर सपोर्ट लगी हुई है, एक हिंज सपोर्ट है और एक रोलर सपोर्ट है। क्वेश्चन आपके लिए है ना, दिमाग लगाना। एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपकी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्या है कि ये जो बीम है, मान लो ये बीम है, पूरा लोड उसके ऊपर है, इस बीम पर रिएक्शंस अगर इस बीम पर अगर सपोर्ट्स लगाई जाएं तो 2 सपोर्ट लगानी है हमको, 2 सपोर्ट लगानी है। अब ये 2 सपोर्ट कौन सी होंगी? या तो ऑप्शन ए मैं आपको दे रहा हूं, ऑप्शन ए मैं आपको दे रहा हूं कि ये हो जाए हिंज सपोर्ट और ये हो जाए रोलर सपोर्ट। दूसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूं कि ये दोनों रोलर सपोर्ट होनी चाहिए। या फिर तीसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको कि ये दोनों हिंज सपोर्ट होनी चाहिए। ये 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, ए, बी और सी। आपको बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। अगर कौन सा जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा अलोंग विद जस्टिफिकेशन कि ऐसा होगा तो क्यों होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? कि एक ये बीम है, सिंपल सपोर्टेड बीम के नाम से हम इसको जानते हैं। तो यहां पर केवल 2 रिएक्शंस होंगे, दोनों एंड पर होंगी। क्वेश्चन ये है, मैं लेट में क्लियर वंस अगेन, कि दोनों रोलर सपोर्ट होने चाहिए या दोनों हिंज सपोर्ट होने चाहिए या दोनों में से एक हिंज और एक रोलर होने चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है? बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बेस्ट ऑप्शन कौन सा है और क्यों है? ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, कमेंट करके आप बता सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ लोड सब्जेक्टेड टू बीम, कि बीम पर कौन कौन से लोड्स लगे होते हैं। ठीक है, तो 4 तरह के लोड्स आपको पढ़ने हैं कि कंसंट्रेटेड लोड, जिसको हम पॉइंट लोड के नाम से भी जानते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसी तरह से एक और होगा यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और एक होगा मोमेंट। सिलेबस में आपको ये 3 दिखा रखे हैं, लेकिन पता है ना, वो बाय मिस्टेक उनसे छूट गया होगा कॉपी पेस्ट करते समय। ये 4 लोड आपको पढ़ने हैं। अब ये जो क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ लोड का, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 7 मार्क्स में भी आ सकता है। तो अगर 2 मार्क्स में आएगा तो आपने क्या करना है, एक ही डायग्राम पे चारों को बना करके दिखा सकते हो। पहले मैं 2 मार्क्स के हिसाब से बना देता हूं, और लेकिन अगर ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन अगर आया, कितने मार्क्स में, अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है तो आपको अलग अलग डायग्राम बना करके एक्सप्लेन करना होगा। तो यहां पर मैं एक सिंपल सपोर्टेड बीम ले लेता हूं, एक हिंज सपोर्ट लगा देता हूं और दूसरा लगा देते हैं यहां पर हम रोलर सपोर्ट। अब सपोर्ट्स की बात हो चुकी है, हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ लोड की। तो पॉइंट लोड क्या होता है? पॉइंट लोड का मतलब है कि ये किसी एक पॉइंट पर लगा होता है। जैसे यहां पर हमने एक लोड लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल इसको हम W से लिख दें, और इसकी जो यूनिट होती है, वो होती है न्यूटन और किलो न्यूटन। ठीक है, न्यूटन और किलो न्यूटन। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट इसको आप बी कह सकते हैं, अपने मन से कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो यहां पर जो पॉइंट सी है, हम कह सकते हैं कि पॉइंट लोड मतलब कंसंट्रेटेड लोड, जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लोड लगा रहता है वो पॉइंट लोड कहलाता है, कंसंट्रेटेड लोड कहलाता है, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन या फिर किलो न्यूटन। ठीक है ना। तो ये पॉइंट सी पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका
यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, नाम से पता लग रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको बोल दीजिए पॉइंट डी और इसको बोल दीजिए पॉइंट ई। तो यहां पर एक लोड लगा हुआ है, इस लोड की मान लेते हैं इंटेंसिटी है स्मॉल w, यूडीएल है, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, यूनिट होगी इसकी न्यूटन पर मीटर और किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब ये जो कुछ लेंथ है पर्टिकुलर मान लेते हैं, ये लेंथ है आपकी फॉर एग्जांपल 2 मीटर। तो अब ये जो लोड है ना किसी पॉइंट पे तो लगा हुआ नहीं है, ये 2 मीटर के डिस्टेंस तक लगा हुआ है, 2 मीटर के डिस्टेंस तक लगा हुआ है। इसका मतलब ये सर्टेन लेंथ है, ये सर्टेन लेंथ तक क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो वही तो बोल रहा है यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो पॉइंट डी से पॉइंट ई के बीच में लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए बोल रहे हैं इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर। ये दूसरा हो गया। नाउ द थर्ड वन होता है आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी जो इसको जो हम लिखेंगे, इसकी लोड की जो इंटेंसिटी W, और इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, जो यूडीएल की यूनिट होती है वही इसकी भी यूनिट होती है। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर और किलो न्यूटन पर मीटर। इसकी यूनिट भी वही होगी, यूडीएल और यूवीएल की जो यूनिट होती है वो सेम होती है, न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये भी क्या है कि ये भी तो लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये वेरी कर रहा है। यहां से लोड की जो इंटेंसिटी थी डी से ई तक वो वेरी नहीं कर रही थी, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। लेकिन यहां पर आप इसको बोल दीजिए पॉइंट ई के बाद एफ आ जाएगा, ये आ जाएगा जी, है ना। ये डिस्टेंस मान लो कितनी है, 3 मीटर है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो पॉइंट एफ से लेकर के पॉइंट एफ पर लोड की इंटेंसिटी 0 है, पॉइंट एफ से जी की तरफ लोड की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली। तभी तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये लाइन कैसी होगी, ये होगी स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो ये तो ऐसे ऐसे भी जा सकती है। तो ये यूनिफॉर्मली वेरी नहीं हुआ ना। तो यहां पर लोड वेरी कर रहा है एफ से जी की तरफ, एफ से जी तक लोड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वेरी तो कर रहा है, यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं इसको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूवीएल। इसको ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो यूडीएल होता है उसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक लोड है लास्ट में एक्सटर्नल मोमेंट। कौन सा लोड है, एक्सटर्नल मोमेंट। इसको आप दिखा सकते हैं, मोमेंट का मतलब होता है या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लेते हैं एक पॉइंट और है यहां पर H, और इस H पॉइंट पर एक मोमेंट लगा हुआ है, मान लेते हैं M एक मोमेंट है जो लगा हुआ है यहाँ पे पॉइंट H पे। अब ये जो मोमेंट होगा ये तो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। इट में भी क्लॉकवाइज और इट में भी एंटी क्लॉकवाइज। अब सवाल ये है कि अगर आपसे पूछेगा कि बताओ टाइप्स ऑफ लोड के बारे में, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में अगर आपको दे दिया, तो 2 मार्क्स के लिए क्या करोगे, इस छोटा सा सिंपल सा डायग्राम बना सकते हो और ये चारों नाम लिख सकते हो। अगर 2 मार्क्स में आता है तो इतना कर दीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ गया, सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है और 7 में आ सकता है। अगर 2 मार्क्स में 7 मार्क्स अगर 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग बनाना पड़ेगा, कम से कम 3-4 पेजेस आपको लिखने पड़ेंगे। तो पहला पेज किसके लिए आ जाएगा, कंसंट्रेटेड लोड के लिए। तो इसका जो ब्रीफ आइडिया है मैं दे चुका हूं, बस थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा यूडीएल और यूबीएल को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि न्यूमेरिकल जब आएंगे तो आप कैसे उनको डील करोगे, या 7 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे आपने इसको डील करना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से, कंसंट्रेटेड लोड अगर आपको लिखने के लिए एग्जाम में आता है, तो अगर 7 मार्क्स में आता है तो क्या करना होगा आपको, आपने क्या करना चाहिए, इस तरह से यहां पर एक बीम बना लो और उस पर एक लोड दिखा दो। कौन से लोड की बात हो रही है, बात हो रही है कंसंट्रेटेड यानी कि पॉइंट लोड की। तो किसी भी पॉइंट पर आप एक लोड यहां पर दिखा सकते हैं। ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट इसको बी बोल सकते हैं, और इसमें रटने की जरूरत नहीं है कि सर ने तो ए इसको लिखा था, बी इसको, सी इसको, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। तो यहां पर एक लोड लगा हुआ है W पॉइंट पर, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट लोड। तो यहां लिखा हुआ है दिस लोड एक्ट्स एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर ये एक्ट करता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप ये लिख दोगे। नेक्स्ट आएगा आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, है ना। तो इसको थोड़ा सा
न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। अब कहानी स्टार्ट होती है, असली कहानी जो हमको समझनी है लोड्स के बारे में वो अभी स्टार्ट होती है। तो ये होगी आपकी, लगा दो यहाँ पर रोलर सपोर्ट, है ना, हिंज भी लगा सकते हो इधर, इधर मैं हिंज लगा देता हूं। अब यहां पर हमको लोड लगाना है कौन सा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये भी है, एक तरीका ये वाला है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। रेक्टेंगल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर हम इसलिए रेक्टेंगल बना रहे हैं क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लोड की इंटेंसिटी हर जगह क्या है, सेम है। अब यहां पर देखो, मैंने यहां पर एग्जांपल लिया था W, यहां पर ले लिया था, देखो यहां पर ऐसे हमने रिप्रेजेंट किया था, इसको रेक्टेंगल से बना सकते हो। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहां पे तो मैंने लोड लिया था W, स्मॉल w, लेकिन मैं यहां पर चाहूंगा कि एक एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लूं आपके लिए, ताकि आपको और पिक्चर क्लियर हो जाए। आप भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं या फिर आप W लेकर के भी समझा सकते हैं। तो यहां पर जो लोड की इंटेंसिटी है मैं उसको लिखना चाहूंगा, इस लोड की जो इंटेंसिटी है, फॉर एग्जांपल दिस इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर, इसको आप न्यूटन पर मीटर भी लिख सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस तक ये लोड लगा हुआ है, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं 2 मीटर। फॉर एग्जांपल आप 3 मान लो, 5 मान लो, डजंट मैटर एट ऑल। ये पॉइंट आप ए बता सकते हैं, इसको बोल दीजिए कि पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज ए, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, एंड दिस पॉइंट इज डी। तो यहां पर यूडीएल लगा हुआ है, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। कौन सा लोड लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। कहां से कहां तक लगा हुआ है, पॉइंट सी से डी तक, 2 मीटर की डिस्टेंस पर। तो यहां पर आप देखो, तो लोड, ये जो यूडीएल होता है, दिस लोड एक्ट्स ओवर ए सर्टेन लेंथ, जैसे यहां पर 2 मीटर तक लगा हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ लोड इज यूनिफॉर्म, लोड की जो इंटेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है। तो जैसे 20 किलोमीटर पर मीटर है, तो यहां से लेकर के यहां तक 20 किलोमीटर पर मीटर ही रहने वाली है। टोटल लोड कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द प्लेन फिगर। ये तो एक रेक्टेंगल है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ टोटल लोड कितना होगा, तो टोटल लोड कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बड़े आराम से कर सकते हैं। और यही अगर आपको समझ में आएगा तो न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, बहुत आसान है। टोटल लोड अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करके दिखाऊं, तो रेक्टेंगल है यहां पे, तो रेक्टेंगल जो है इसका एरिया निकाल सकते हो, हाइट इंटू बेस होता है ऐसा, और रेक्टेंगल का एरिया सबको पता होता है। तो इसकी हाइट कितनी है और इसका बेस कितना है ना। तो हाइट कितनी है इसकी, ये जो लोड की इंटेंसिटी है, दैट इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल है, 20 किलोन्यूटन पर मीटर, हाइट इंटू बेस इंटू डिस्टेंस कितनी है, कितने डिस्टेंस से लगा हुआ है, 2 मीटर तक। अब देखो इसकी कन्वर्ट हो जाएगा, ये टोटल लोड का मतलब है कि पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर से मीटर गया, 20 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। तो ये टोटल लोड निकल के आ गया। टोटल लोड अब आपको पता लग चुका है, आपने इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया है, एंड दैट इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। ये न्यूटन है या किलो न्यूटन किसकी यूनिट होती है, अभी आपको बताया, ये होती है पॉइंट लोड की यूनिट। मतलब आपने क्या करा यहां पर, ये जो यूडीएल था इसको आपने टोटल लोड में यानी कि पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया है। किस में कन्वर्ट कर लिया है, पॉइंट लोड में, क्योंकि यूडीएल की यूनिट क्या थी, किलो न्यूटन पर मीटर। आंसर किस में आ रहा है आपका, टोटल लोड का, किलो न्यूटन में या न्यूटन में। तो आपको इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए, इसको, ये जो आपका बीम है, एक बार मैं फिर से बनाता हूं यहां पे, तो यहां पर एक बार रिएक्शन भी दिखा दूं, रिकॉल हो जाएंगे आपको। तो यहां पर रोलर सपोर्ट है, तो कितनी रिएक्शन आएंगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी वर्टिकल। यहां पर एक हॉरिजॉन्टल आएगी, एक वर्टिकल भी आएगी। बोलो, क्योंकि ये कौन सी सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है। तो फिलहाल हमको रिएक्शन से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, हमको तो ये बताना है कि जो टोटल लोड है ये कहां पर एक्ट करेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट था हमारा सी, और ये पॉइंट हमारा था डी। अब सवाल ये आया कि यार ये जो यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको पॉइंट लोड में तो कन्वर्ट कर लिया, टोटल लोड तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसको हमने जो 40 किलोमीटर आया, इसको रिप्रेजेंट कहां करेंगे, कहां पर इसका सेंट्रोइड होगा। भाई रेक्टेंगल का सेंट्रोइड तो मिड में होगा ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो इसका सेंट्रोइड तो यहां पर कहीं आएगा बीच में। इसका जो लोड आएगा, ये जो 20 किलोमीटर मतलब 40 किलोमीटर आया है, ये कहां पर एक्ट करेगा, ये सी और डी के बीच में लोड लगा हुआ था, तो इनके बिल्कुल मिड में एक्ट करने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और ये कितना आया टोटल लोड, दैट इज 40 किलो न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। तो ये डिस्टेंस कितनी थी सी से डी तक,
ये डिस्टेंस कितनी थी सी से डी तक 2 मीटर। इसका मतलब मिड में एक्ट करेगा, मिड का मतलब 2 का हाफ करो, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 1 मीटर। ये मिड में एक्ट करने वाला है। इसको बोल दीजिए पॉइंट ए बी सी डी ई बोल दीजिए। तो अब आपने, मैं कंक्लूड कर रहा हूं इसको, ये जो यूडीएल आपको दिया हुआ था सी से डी तक लगा हुआ था, करना क्या है आपको, टोटल लोड निकालना है, बस एरिया निकाल लो इसका। जितनी हाइट दे रखी है 20 किलोमीटर पर मीटर, डिस्टेंस है 2 मीटर, तो यूनिट आ जाएगी आपकी किलोमीटर में, यानी कि ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो चुका है। ये यूनिट किसकी होती है, पॉइंट लोड की। और पॉइंट लोड को हम किससे दिखाते हैं, एरो से दिखाते हैं, अभी बताया था आपको। तो ये आ गया आपका 40 किलोमीटर, ये कन्वर्ट कर लिया हमने किसमें। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम इक्विवेलेंट डायग्राम है। ये कैसे डायग्राम है, इक्विवेलेंट डायग्राम है। यहाँ पर यूडीएल है, हमने उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलें। नेक्स्ट आता है आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी कि यूवीएल, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इसका फिर से हम एग्जांपल लेते हैं। दिस इज, दिस पॉइंट इज ए, ओहो यस, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। यहां पर लगी है एक हिंज सपोर्ट और यहां पर लगी है रोलर सपोर्ट। कई लोग बोलते हैं सर आप स्क्रीनशॉट लेने नहीं देते हो, भैया ले लो, है ना। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो या इसको नोट्स बनाना चाहते हो तो आप ले सकते हो, मैं साइड से हो रहा हूँ, पॉज करके ले सकते हो, ठीक है ना। चलो आते हैं वापस। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, द लोड वेरीज यूनिफॉर्मली। यहां पर लोड यूनिफॉर्म नहीं होता है, लोड वेरी करता है, लेकिन याद रखना है कि यूनिफॉर्मली वेरी करता है। तो यहां पर एक काम करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं, मान लो यहां तक लगा हुआ है इस तरह से, ये बताया था मैंने आपको, इसके रेक्टेंगल से, इसको हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर ये लोड लगा हुआ है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल लाइक दिस। येलो से दिखाते हैं, चलो है ना, येलो से ही दिखा देते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो लोड है, ट्रायंगल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसकी यूनिट भी वही होती है। तो हम एग्जाम्पल ले ले रहे हैं इस बार। फॉर एग्जाम्पल इट इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, इसको बोल देते हैं पॉइंट सी, इसको बोल देते हैं पॉइंट डी, और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं 3 मीटर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। नाउ अब आपको क्या करना है, ये जो आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, यूवीएल, क्या होता है यूवीएल, कि भाई पॉइंट सी से डी तक एक सर्टेन लेंथ तक एक लोड लगा रहता है, लेकिन वो लोड वेरी करता है। सी पर लोड की इंटेंसिटी 0 है और सी से डी की तरफ जब आप चल रहे हैं तो लोड की इंटेंसिटी बढ़ रही है यूनिफॉर्मली, इसीलिए क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ट्रायंगल है। डी पर लोड की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, डी पर लोड की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो इसका जो टोटल लोड है वो कैसे आएगा, एरिया ऑफ प्लेन फिगर। जैसे पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाला था, इस बार आपने क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो टोटल लोड कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द प्लेन, यानी कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अरे सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मतलब 3 मीटर, है ना, कितना है 3 मीटर, और हाइट कितनी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इसकी यूनिट जरा चेक करना, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो आपको टोटल लोड मिलेगा, टोटल लोड विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहां पर हो जाएगा, ये हो गया आपका, ये जाएगा 10 इंटू 3 दैट इज 30, और यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर से तो मीटर गया, किलो न्यूटन। तो यहां पर आपने टोटल लोड निकाल लिया, और किलो न्यूटन क्या होता है, पॉइंट लोड होता है ना, ये तो पॉइंट लोड की यूनिट होती है ना, पॉइंट लोड की यूनिट होती है। अब ये जो टोटल लोड आ गया, पॉइंट लोड में आपने कन्वर्ट कर लिया यूवीएल को, तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं। ये पॉइंट कौन सा है आपका, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। सपोर्ट से हमको खास लेना देना अभी नहीं है, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं क्योंकि ये हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन भी आनी चाहिए और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आनी चाहिए, क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है तो रोलर पर केवल एक ही सपोर्ट आती है, तो एक रिएक्शन आनी चाहिए। अब बात है कि ये जो पॉइंट सी है,
ये जो पॉइंट आपका सी है यहां पे, और ये पॉइंट डी था आपका। अब इस यूवीएल को जो आपने कन्वर्ट किया था टोटल लोड में यानी कि पॉइंट लोड में, वो कहां पर एक्ट करेगा? इससे पहले जो यूडीएल था वो तो रेक्टेंगल बनता था, तो मिड में उसका जो सेंट्रोइड मिड में आएगा तो वहां पर एक्ट करेगा। क्या ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड मिड में आएगा? क्योंकि इस बार लोड यहां पर जीरो है और यहां पर मैक्सिमम है, इधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। अगर इसका सेंट्रोइड अगर देखोगे, इसका सेंट्रोइड अगर देखोगे तो वो इस तरफ आएगा, क्योंकि इस तरफ लोड ज्यादा है, तो वो कहीं यहां पर होगा, वो कहीं यहां पर होगा। अब लेकिन यहां पर कहां पर होगा एग्जैक्ट बताना पड़ेगा आपको। तो भाई सेंट्रोइड जो होता है ट्रायंगल का, वो इधर से तो 2/3 होता है, इधर से 1/3 होता है। ये टोटल जो सी से डी तक की डिस्टेंस है 3 मीटर, इधर से 2/3 ज्यादा होगा ना भाई, इधर से ज्यादा होगा डिस्टेंस, इधर से डिस्टेंस कम होगी इसकी। तो ये कितना होगा, पहले तो आप ये देखो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। और कहां पे एक्ट करेगा? वो यहां पर एक्ट करेगा। डिस्टेंस कितनी होगी इसकी? पहले तो लोड लिख लेते हैं कितना आया था, दिस इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। कितना था? 30 किलो न्यूटन। डिस्टेंस कितनी होगी? सी से 2/3 और डी से 1/3। तो फ्रॉम सी कितना आ जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं, फ्रॉम सी, पॉइंट सी कितना होगा? 1/3। किसका 1/3? सॉरी 2/3 होगा ना, सी से होगा 2/3। किसका 2/3 होगा? कितनी डिस्टेंस तक यूवीएल लगा हुआ है, सी से डी तक की डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर। तो कितना हो जाएगा ये? दिस इज 6/3 यानी कि 2 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इधर से 2 मीटर है तो इधर से कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 1/3 यानी कि 1 मीटर। इसको भी लिख देता हूं अगर आप कहें तो, फ्रॉम फ्रॉम पॉइंट डी, डी से कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू 1/3। इसका 1/3 टोटल डिस्टेंस का, यानी कि टोटल डिस्टेंस है कितनी? 3 मीटर। तो कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यहां से जो डिस्टेंस आएगी इसकी वो 2 मीटर होगी, और यहां से जो डिस्टेंस आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1 मीटर। इस पॉइंट को आप बोल सकते हो ए बी सी डी ई। तो आपने क्या किया, यूवीएल का, यूवीएल मतलब ट्रायंगल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया अगर आप निकालेंगे तो आपको टोटल लोड मिल जाएगा। यहां पर मैंने एग्जांपल ले रखा था, तो मेरे को टोटल लोड 30 किलोमीटर मिल गया। कहां पर ये एक्ट करेगा? इधर से ज्यादा डिस्टेंस होगी यानी कि 2/3 होगी, उधर से डिस्टेंस कम होगी 1/3 होगी। तो मैंने कैलकुलेशन करके भी दिखा दिया आपको, सी से कितना आएगा? 2/3। किसका 2/3? टोटल डिस्टेंस का। तो 2/3 इंटू 3 मीटर, तो 2 मीटर इधर से हो जाएगा, इधर से बचेगा 1 मीटर। तो ये था आपका दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ लोड। अब कल के दिन को आप कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई यूबीएल सर आपने तो हमको ऐसे पढ़ाया है ना, और हमको तो एग्जाम में ऐसा आ गया। मैं हालांकि न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा इस तरह, लाइक दिस, है ना, इस तरह से। तो आपने क्या करना है, इधर से डिस्टेंस एरिया निकाल लेंगे इसका, ये दे रखी होंगी सारी वैल्यूज आपको। तो इधर से कितना हो जाएगा इस बार? 1/3, और इधर से कितना हो जाएगा? 2/3। तो इससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ लोड की बात हो रही है। तो हमने पॉइंट लोड देखा, यूडीएल देखा, यूबीएल देखा। आप देख रहे हैं मोमेंट क्या होता है। मोमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी बीम पर मोमेंट भी हो सकता है, इट में बी क्लॉकवाइज और इट में बी एंटी क्लॉकवाइज। बोलो यस और नो। तो मान लो ये पॉइंट 1 है और यहां पर हमने एक मोमेंट लगा दिया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट है सी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट सी पर है एक मोमेंट लगा हुआ है, पॉइंट सी पर क्या लगा हुआ है? एक मोमेंट। पॉइंट सी पर एक मोमेंट लगा हुआ है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये कैसा है? एम मतलब मोमेंट। तो एक्सटर्नल मोमेंट, ए बीम में बी सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल मोमेंट एट अ सर्टेन पॉइंट। किसी पॉइंट पर मोमेंट भी लगा हो सकता है ना। तो मोमेंट में भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। मोमेंट जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो मन करे आप जनरल केस लेकर के समझा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ लोड। एकेटी में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार यहाँ से, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, है ना, ये 2 नंबर में आपसे पूछा गया था एक बार। एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोड सब्जेक्टेड टू बीम, है ना। तो मैंने कितने बताया आपको, ये टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स कितने थे? रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट। रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन आई थी वर्टिकल डायरेक्शन में, हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन आई थी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, और फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन आई थी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट रिएक्शन। याद रखना इस बात को।
देन उसके बाद हमने बात करी टाइप्स ऑफ लोड्स की, तो 4 तरह के लोड्स बता दिए, एक पॉइंट लोड, एक यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और एक्सटर्नल मोमेंट। डायग्राम बना करके आप समझा सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे हम यूडीएल यूवीएल को पॉइंट लोड में, टोटल लोड में कन्वर्ट करते हैं, और कैसे उसको हम इक्विवेलेंट डायग्राम बना सकते हैं, टोटल लोड कहां पर एक्ट कर रहा होता है, वो सारी चीजें हमने देख ली। ये 2 मार्क्स में भी आया एक बार, और ये एक बार 7 मार्क्स में भी आया है ना, काफी पहला आया था क्वेश्चन। तो इसलिए ये हमारा जो टॉपिक है आज का कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कुछ, और न्यूमेरिकल आपको अब आसानी से समझ में आ जाएंगे अगर आज का लेक्चर आपने ध्यान से समझ लिया है। बहुत ही बेसिक सी बातें बताई हैं, कुछ बहुत 3-5 इसमें करा नहीं है हम लोगों ने, ठीक है ना। बाकी इस तरह के डायग्राम्स एग्जाम में आपको बना करके नहीं आने होते हैं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए होते हैं, ठीक है ना। मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, नोट्स में आपको ये नहीं मिलेंगे। दीज डायग्राम्स वर जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको थोड़ा सा रियल लाइफ, डेली लाइफ में आप देखते हैं चीजों को, उनसे आप चीजों को कनेक्ट कर सके। दैट इज ओनली द रीजन, है ना। आपको इसको एग्जाम में बनाने नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत जल्दी इस यूनिट को कंप्लीट करते हैं। और यूनिट नंबर 1 में ही थोड़ा समय लगता है, बाकी तो यूनिट नंबर 2 बहुत छोटी है, 3 भी छोटी है, और 4 भी कुछ बड़ी नहीं है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने जो 2022-23 वाले लेक्चर देख लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम कंटेंट रहने वाला है, ठीक है ना। चलिए, बाकी आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो कॉलेज मेट्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप लोग गेटवे क्लासेस में अगर आपको लगता है कि अच्छा फील आ रहा है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, देखो हमारा जो पूरे का पूरा कंटेंट है वो एज पर एकेटीयू सिलेबस, जो एकेटीयू का न्यू सिलेबस है उसी सिलेबस के हिसाब से हमने डिजाइन किया हुआ है। और सभी फैकल्टीज बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रही हैं। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर से अभी सेकेंड ईयर में आए हैं, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स उनका मिला है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी देखने के लिए मिला है उनका। और उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो रिजल्ट आएगा वो और भी बेहतर आएगा, क्योंकि जहां जहां पर हमको छोटी मोटी 1-2% कमी नजर आ रही थी, वो हमने दूर करने का प्रयास किया है। इंजीनियरिंग फिजिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, वहां पर हम इम्प्रूव करेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमारे अच्छे चल रहे हैं। हम रेगुलर बेसिस पे हम स्टूडेंट से, आप लोगों के पास भी कई बार कॉल आती होगी और फीडबैक लेने के लिए, तो आप लोग जेन्युइन फीडबैक दिया करें, जो अच्छा है उसको अच्छा बताएं, और जहां पर भी लगता है कि यहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, तो वो भी आप जरूर बताया करें। जेन्युइन फीडबैक मिलेगा तो ऑब्वियसली हम इम्प्रूव करेंगे। और वैसे भी जो इम्प्रूवमेंट है दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस प्रोसेस है, इम्प्रूवमेंट तो हमेशा होता ही रहता है, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।